नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मेरे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। और सुबह की चाय में हम शुरुआत करते हैं। आज रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। 1.5 घंटे की वोटिंग हो चुकी है और जो देखिए ग्राउंड जीरो से खबर आ रही है, वहां संघर्ष दिख रहा है। देखिए हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर हैं और वे बता रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। किसी इलाके में कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं, किसी इलाके में शंकर सिंह और किसी इलाके में बीमा भारती भी। तो देखिए 2-3 घंटे का वक्त लगेगा जब कुछ ट्रेंड समझ में आएगा। यादव वोटों की गोलबंदी हुई है लेकिन मुसलमानों में विभाजन है। और खबरें यह भी आ रही है कि जो ईबीसी का इलाका है, उधर नीतीश कुमार का प्रभाव अधिक देखने को मिल रहा है। आपने भी बात की वहां ग्राउंड जीरो से, क्या खबरें हैं रवि सर? देखिए, निश्चित रूप से रुपौली का अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जी। वैसे वैसे आपको स्पष्ट क्लियरिटी के साथ ट्रेंड दिखाई पड़ेगा, जी। रुझान दिखाई पड़ेगा हम्म। कि क्या रुझान किधर। लेकिन अभी जो प्रारंभिक जो सूचना मिल रही है ग्राउंड जीरो से, जी। उसमें वही है कि हर सर्टेन पॉकेट जो है, जी। जिस जिस समाज का जैसे जैसे है, हम्म। तो वहां वहां मुस्लिम का जो चेहरा, वहां पर मुस्लिम का हम्म। मत किसको मिल रहा है। लेकिन यह अभी भी यह नहीं कहा जा सकता है कि एम वाई जो समीकरण की बात होती वो है इंटैक्ट था। वह इंटैक्ट था। हाँ। वह कहीं न कहीं उसमें भी हम्म। थोड़ा बहुत डेंट लगता अति हुआ पिछड़ी दिखा। जातियों के मत में भी सेंधमारी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देखिए अवधेश मंडल और कलाधर मंडल बिल्कुल। दोनों एक ही जाति से। अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती चुनाव लड़ रही है। और कल रात हमने देखा था कि अशोक महतो, शेखपुरा वाले अशोक महतो, जिनकी पत्नी चुनाव लड़ी मुंगेर में पार्लियामेंट का चुनाव, ललन तो सिंह के खिलाफ। ललन सिंह के खिलाफ अनीता देवी, बिल्कुल। वह भी कल रात को बीमा भारती के लिए वीडियो मैसेज जारी कर रहे थे। तो एक संदेशा देने की कोशिश हो रही थी। वही जी। अति पिछड़ा और पिछड़ा जो वोट जी। है उसी की गोलबंदी की ही जी। कवायद है। और देखिए वो अशोक महतो जो है सो कुर्मी समाज में भी कहीं न कहीं बिल्कुल। वो जो हम्म। डेंट करने की बात आ रही हम्म। है, लेकिन कुर्मी और लॉ-कुश कॉम्बिनेशन में इधर-उधर हम्म। डेंट नहीं होगा वहाँ हम्म। पर। वह जो है सो जहाँ नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है वहीं पर रहेगा। अशोक महतो का वहाँ जादू चलने वाला नहीं। देखिए खबरें यह भी आ रही है, देखिए जब हमने ग्राउंड जीरो से बात की कि वहां पप्पू यादव के समर्थक कर रहे हैं कि उनके नेता ने कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है। बिल्कुल। तो पप्पू यादव ने आखिरी वक्त में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं जारी किया। ग्राउंड जीरो से खबर यह आ रही है, पप्पू यादव ने अपने लोगों को आजाद कर रखा है कि जिधर आपको जाना है उधर जाइए। पप्पू यादव चुनाव प्रचार की समाप्ति के दिन अररिया चले गए थे, तेजस्वी यादव पहुंचे थे रुपौली। निश्चित रूप से जी। देखिए, पप्पू यादव हम शुरू से ज्ञानेश्वर जी हम लोग कह रहे थे जी। कि छायावाद के रूप में बात कर रहे बिल्कुल। हैं। स्पष्ट उनका एकदम कोई भी डायरेक्शन जो है हम्म। वह नहीं है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। हाँ, वो छायावाद के रूप में कह रहे हैं कि हमको माने कांग्रेस के समर्थन है, इंडिया ब्लॉक के साथ में है। जी। तो यह और उनकी मानसिकता भी उसी विचारधारा की यह बात है। लेकिन जनता को आप जो है सो अगर यदि ऊहापोह की स्थिति में रखिएगा तो वह वोट नहीं जाएगा। हाँ, वोट यह नहीं जाएगा। वोट नहीं जाएगा, यह तो स्पष्ट है। तो वह पप्पू यादव जो हम शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि छायावाद के रूप में बात कर रहे हैं, तो वह जनता तो वेट एंड वॉच की दिशा में है जी। कि पप्पू यादव का क्या निर्देश आता है। हम्म। लेकिन पप्पू यादव का कोई निर्देश नहीं है, इस लिहाज से जनता भी अपने मन मिजाज से वोट करती हुई दिखाई पड़ रही है। ये 3 घंटे बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए एक और यदि हमने डेवलपमेंट देखा था जब तेजस्वी यादव गए थे, तो जिस बड़े व्यवसायी गोपाल यादुका की हत्या हुई, जिनमें अवधेश मंडल का नाम आ रहा है, उनके बेटे का नाम आ रहा है, वहां तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, साथ में बीमा भारती भी, जिनके पति को पुलिस तलाश रही है। और तेजस्वी यादव कह रहे थे कि देखिए इस हत्या में जो जेडीयू है, उसके द्वारा संरक्षित नेता और पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्हें सत्तारूढ़ दल जी का। सत्तारूढ़ दल हाँ, का, और जी, उन्हें बचाया जा रहा है। तो बिल्कुल। देखिए रुपौली का चुनाव मजेदार है। और रुपौली में कल रात बहुत खेला हुआ है। जो चुनाव के दिन, उसके पहले रात जो खेला होता है वह खेला भी कल रात में हुआ है। लेकिन बाजी कौन ले जाएगा, बाजी कौन मारेगा, यह देखने की बात होगी। त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन मुख्य लड़ाई में शंकर सिंह भी निर्दलीय शामिल हैं। कलाधर मंडल के साथ तो बीजेपी, जेडीयू और चिराग की ताकत है ही है। बिल्कुल। ये स्थिति है ना? निश्चित जी। रूप से त्रिकोणीय आप ठीक बोल रहे हैं, जी। त्रिकोणीय ही लड़ाई वहाँ पर है। और कहीं न कहीं शंकर सिंह भी मजबूत स्थिति में है अपने पॉकेट्स में, बिल्कुल। एकदम उसको डिनायल नहीं किया जा हाँ। सकता है। और पप्पू यादव का फैक्टर जी। और जिस तरह से लेसी सिंह का फैक्टर। लेसी सिंह का फैक्टर, जी। निश्चित रूप से लेसी सिंह का फैक्टर भी काम कर रहा है जी। यहाँ पर। और उतना ही नहीं, हम्म। आप जो तेजस्वी की जो बात कह रहे हैं, तेजस्वी भी वैश्य वोट को अपने पाले में करने के लिए ही वह
गोपाल यादव का क्या गए थे? हाँ, गए जी, थे और जी, वही ठिकरा भी फोड़ रहे हैं कि जी, सत्तारूढ़ दल की जो बात कह रहे हैं बिल्कुल। ज्ञानेश्वर जी, वह वही बताना चाह रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल का इन्वॉल्वमेंट है इसमें कहीं न कहीं, और वह वैश्य समाज का वोट अपने पाले में करना, लेकिन वैश्य समाज का वोट बहुत ही टैक्टिकल वोट करता है जी, बिल्कुल। वो टैक्टिकल वोट के लिए जाना जाता है, वह इधर-उधर करने से झोल-झाल में नहीं फँसने वाला जी। है। तो यह इतनी तो स्पष्टता दिखाई पड़ रही है। चलिए देखिए, अब आगे हम बात करते हैं मनीष वर्मा, जो आईएएस अधिकारी थे, जिन्होंने सेवा छोड़ी, नौकरी से त्यागपत्र दिया बिहार में रहने के लिए, नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए। कल उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। संजय झा थे, उमेश कुशवाहा थे, विजय चौधरी थे। और हमने देखा कि जिस तरीके से मनीष वर्मा को जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में बोलने का मौका दिया गया, किसी नवागंतुक को, जो नए आते हैं, उन्हें इतना मौका नहीं मिलता है। बिल्कुल। और मनीष वर्मा ने अपने को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। जो चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार उत्तराधिकारी बना सकते हैं, उन्होंने बताया कि देखिए मैं नालंदा का हूं। उन्होंने बताया कि मुझसे जितना होगा सब कुछ पार्टी के लिए दे दूंगा। उन्होंने अपनी जिंदगी बताई। जिंदगी बताने का मौका जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में कहां मिलता था। उन्होंने यह भी कहा मेरा घर, जो मूल घर है, वह नालंदा और गया जिले की सीमा पर है। मेरी पढ़ाई कहां से हुई, यह भी कहा कि बोरा लेकर स्कूल जाता था और जब बारिश हो जाती थी तो उसी बोरे को ओढ़कर घर वापस आता था। बिल्कुल। तो मनीष वर्मा का पर्दापण हुआ। वे पर्दे के पीछे पहले रहा करते थे, अब पर्दे के सामने आ गए। तो बिहार में जेडीयू में, या यूं कहें कि राष्ट्रीय जेडीयू में, हम यह माने कि नीतीश कुमार, संजय झा, संगठन की बात कर रहे हैं, ललन सिंह को भी अलग अलग रखते हैं, कि मनीष वर्मा नंबर 3 हो गए। देखिए, निश्चित रूप से मनीष वर्मा की जो एंट्री हुई, जी, वह पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिल्कुल, थे, उड़ीसा के थे। उड़ीसा कैडर के 2000 बैच जी, के। लेकिन अब जो है सो जैसे-जैसे परामर्शी, आपदा प्रबंधन, वीआरएस लेकर के छोड़ना, ये सब नीतीश कुमार का यह जो सलाहकार थे, तो यह मनीष वर्मा निश्चित रूप से विजनरी हैं जी, और यूपीएससी क्वालिफाइड के हैं, तो विजन पे तो कोई सवाल ही नहीं उठा जी, सकता उनका। और लब हैं, लव हैं, जी, तो मतलब यह कुर्मी हैं। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। और वही नीतीश कुमार के गृह जिला से जी, ही संबंध रखते हैं। हुँ, तो यह आरसीपी सिंह की जो बात हम लोग करते हैं जी, ज्ञानेश्वर जी, उस जगह को निश्चित रूप से उसके लिए परफेक्ट व्यक्ति कोई है तो वह मनीष मनीष वर्मा वर्मा एकदम साबित होंगे। निश्चित रूप से साबित तो होंगे। देखिए, मनीष वर्मा की राजनीतिक पारी की शुरुआत हो चुकी है। मनीष वर्मा आगे क्या करते हैं, पार्टी को कहां तक ले जाते हैं। आरसीपी सिंह की जो भूमिका थी, देखिए आरसीपी सिंह के बारे में कहा यह जाता था कि वे सुपर सीएम हैं, वे ही हाँकते थे। और तेजस्वी यादव जब विरोध में होते हैं, या जब विरोध में थे, तब वे आरसीपी टैक्स की भी चर्चा करते थे। लेकिन मनीष वर्मा के बारे में ऐसी कोई शिकायतें अब तक नहीं रही है। मुख्यमंत्री के परामर्शी रहे इसके बावजूद। लेकिन हाँ, प्रशासनिक महकमे में भी उनका दखल है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता है। आगे चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर की। देखिए, प्रशांत किशोर अब चर्चा में आ रहे हैं, सुर्खियां बन रहे हैं। जगदानंद के पत्र ने, जो उन्होंने अपने नेताओं को लिखा, कार्यकर्ताओं को लिखा, उससे यह स्पष्ट हुआ था कि प्रशांत किशोर एक फैक्टर बनते दिख रहे हैं। तो कल प्रशांत किशोर ने फिर से हमला बोला तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर। और उन्होंने कहा कि देखिए, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि मैं धंधेबाज हूं, मैं ठेकेदार हूं। हाँ, तो मैं मान लेता हूं कि मैं ठेकेदार हूं, लेकिन इस बार हमने बिहार की जनता के लिए ठेका लिया है और उस ठेके को पूरा करेंगे। देखिए, वह निश्चित रूप से वह एक सिंपल सी बात है, जी, वह यही कह रहे हैं कि हाँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिसका काम लिए हैं उसको जितवाएं। जी, और इस बार में हमने जनता का काम लिया है, जनता का ठेका लिया है, जी, तो जनता को जितवाएंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। और क्रिमिनल की बात जो कह रहे हैं, जी। तो वो क्रिमिनल आरजेडी नहीं, वो तो बहुत गंभीर हाँ, आरोप लगाया ना कि बिल्कुल, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरा क्राइम और क्रिमिनल से कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन बालू माफिया, शराब माफिया की चर्चा की। हुँ, और उन्होंने कहा कि देखिए, आरजेडी के बारे में कौन नहीं जानता है किस पार्टी में सर्वाधिक अपराधी हैं। और यदि आरजेडी का कोई नेता कहे कि अपराधियों से वास्ता नहीं है, तो यह ठीक वैसी ही बात हुई कि बाघ कहे कि मांस से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मांस से मेरा कोई रिश्ता नहीं। और भटकाते कैसे हैं आरजेडी वाले, जब लोग सवाल पूछते हैं बालू माफिया के बारे में, दारू माफिया के बारे में, तो ये जातिगत जनगणना की बात करने लगते हैं। तो देखिए, अब प्रशांत किशोर फैक्टर बनते दिख रहे हैं। 2 देखिए, अक्टूबर निश्चित को रूप से जनसुराज पार्टी की स्थापना होगी। स्थापना होगी और जिस जी, तरह से प्रशांत किशोर का के संबंध में जगदानंद सिंह का ही पत्र आया जी, था, जी, बिल्कुल, ज्ञानेश्वर जी याद बिल्कुल, करिए, बिल्कुल। उसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ जी, है। और प्रशांत किशोर निश्चित रूप से जो जितनी बात कह रहे हैं और तंज कस रहे हैं आरजेडी पर भी, वह
कह रहे हैं धंधेबाज हमको कह रहा जी। है, धंधेबाज हम हैं, तो धंधेबाज किसके लिए है? जनता के लिए है। तो यह जो है सो जनता, और इस बार जनता के लिए काम करेंगे, तो यह सब बात वह कह रहे हैं और कहीं न कहीं उनकी और बात कह रहे तरकस में अभी मेरे पास कई बहुत सारे तीर हैं। हाँ, बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। पदयात्रा समाप्त हुई है, इसके बाद जो बुलेट दागेंगे हाँ, वह और भी धारदार होगा। बिल्कुल। देखिए वे बिहार की जनता की बात करते हैं और बिहार के जो मुद्दे हैं उन्हें उठा रहे हैं। थोड़ा जो पुरानी पार्टियां हैं उससे इतर जाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से जी। वह समीकरण की भी बात कर रहे जी। हैं कि क्या एम-वाई समीकरण की लोग बात कहते हैं, ए टू जेड की बात कहते हैं, पीवाई की बात करते हैं। पीवाई की बात करते हाँ। हैं, तो यह सब भी जनता को समझा रहे हैं जी। और पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे लेकिन हैं। हम जनबल की बात हाँ, करेंगे। हम जनबल की बात करेंगे, जनबल की बात तो करेंगे। जन और बल जी। दोनों जब वो बात करेंगे तो निश्चित रूप से जन सुराज कहीं न कहीं एज मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें जी। कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए देखिए आगे हम चर्चा करते हैं मुकेश अंबानी के घर में होने वाली शादी के बारे में। पूरी दुनिया की निगाहें इस शादी पर है। दुनिया की सबसे महंगी शादियों में इसे शुमार किया जा रहा है और कार्यक्रम कई दिनों से चल रहे हैं। 12 तारीख को शादी है। बिहार के कई नेताओं को न्योता प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी न्योता मिला है, लालू यादव को भी मिला है, तेजस्वी यादव को भी मिला है, लेकिन लिस्ट और लंबी है। देखिए ललन सिंह के बारे में खबर है, केंद्रीय मंत्री, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, उन्हें भी और वे शायद जाएं भी। बिल्कुल। देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के सभापति थे, सीतामढ़ी के सांसद हैं, मुंबई से उनका क्या रिश्ता है यह हमको और आपको पता है। बिल्कुल। तो देवेश चंद्र ठाकुर भी अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, मुंबई जा चुके हैं। और चिराग पासवान तो हीरो है ही ना। चिराग पासवान हाँ, जी। बिल्कुल। देखिए 12 तारीख को जी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट जी। की माने शादी होने वाली जी, है, बिल्कुल। तो उसी सिलसिले में देखिए सबको मिला है ज्ञानेश्वर जी, लालू प्रसाद यादव के यहाँ भी आया है न्योता, वहां भी न्योता है। तो लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, तो हो सकता है कि तेजस्वी जाएं जी। वहां, ऐसी संभावना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो जाने की रजामंदी भी दे दी है। हाँ। ये खबरें भी आ रही है। देखिए तमाम सेलिब्रिटी और तमाम बड़े-बड़े लोग जी। जा रहे हैं उसमें, और ये लोग तो मुख्यमंत्री ही हैं और मंत्री हैं तो संतरी हैं, केंद्रीय मंत्री तो नहीं जाने का सवाल नहीं है। देखिए अब नीतीश कुमार को भी मिला है, ठीक जी। आप कह रहे थे। तो वो अब नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे या तो और विषय देखिए हमारी जानकारी ये है कि जब कुछ लोगों को न्योता मिला है तो बड़े-बड़े नेता यह पता करने की कोशिश में लगे किसको न्योता आया, मुझे क्यों नहीं आया। हाँ? अरे मैं भी जाता, इतनी बड़ी शादी है तो हर किसी की हसरत है कि मैं वहां जाऊं, ठीक है ना। कई सेलिब्रिटी, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी बाहर से भी लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। और सिनेमा के सेलिब्रिटीज की तो बात ही छोड़ दीजिए। जी। तो वो नहीं, उसमें बिहार से जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें देवेश चंद्र ठाकुर आप ठीक बोले, सीतामढ़ी के एमपी हैं। जी। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं। ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वह भी केंद्रीय मंत्री हैं जेडीयू से। तो इन लोगों के जाने की तो जानकारी जो आपके पास में है वह तो हम लोगों के पास भी है। और लालू जी को भी मिला है, तो लालू जी अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अस्वस्थता के कारण हो सकता है नहीं जाए, लेकिन 12 तारीख को जुटान वहां बड़े पैमाने पर होगा और हर आदमी एक दूसरे के लिए देख रहा है कौन लोग जा रहे हैं, कौन लोग नहीं जा रहे। चलिए आगे हम बात करते हैं चाचा भतीजे की। देखिए कल हमने बताया था सुबह की चाय में कि चिराग पासवान ने कैसे बदला लिया चाचा पशुपति पारस से। पटना में उनका कार्यालय, बंगला भी छीन लिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद वह चिराग पासवान की पार्टी को आवंटित भी हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चाचा पशुपति पारस इतनी आसानी से उस बंगले को खाली नहीं करना चाहते। खबरें आ रही है कि वे कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन श्रवण अग्रवाल उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं जी। उनके हिसाब से वह, उनका जो लेटर भी है हम लोग के पास कि वह उनकी पार्टी जो है, जो हेलीकॉप्टर उनकी पार्टी का नहीं, ये हेलीकॉप्टर तो इनका है ना, चिराग पासवान का। सिलाई मशीन जी, सिलाई मशीन की ओर से जो पशुपति पारस की पार्टी है, भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि हम लोग को समय दिया जाए, अभी हम लोग सब जो भी पैराफर्नेलिया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन नहीं दिया गया, तो वह जो है सो इनको अलॉटमेंट आवंटन कर दिया गया चिराग पासवान की पार्टी को। उसको लेकर के हाईकोर्ट में उन लोगों ने ये कहा और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट उन कब इनलिस्ट कब होता है, जी बिल्कुल, कब आता है और हाईकोर्ट की ओर से माननीय क्या निर्णय आता है। और चिराग पासवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि उनकी स्मृतियां जुड़ी हुई है। बिल्कुल वे और देखिए अब पटना खाली करा चुके, दिल्ली की तैयारी भी कर रहे हैं कि वहां भी पशुपति पारस को बेदखल कर दें। देखिए एक पटकनी तो यहाँ पर लोकसभा के चुनाव में ही दे दी, बिल्कुल, कि वह जीरो पर बोल्ड कर दिया चाचा को। अब जो है सो यह पटना वाली जो मकान है पीर अली मार्ग में 1 नंबर, वह जो है सो
अलॉटमेंट विधिवत हो गया, अभी लोग कोर्ट में जाकर के इसको लेंदी प्रोसेस हो सकता है, जी। लेकिन वहां पर भी कोर्ट में भी स्टैंड करेगा कि नहीं करेगा ये तो अलग विषय है, लेकिन दिल्ली में भी पटखनी देने की बात है। हाँ, तैयारी है। हाँ, तो तैयारी है। चलिए देखिए, अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। बिशन पटेल, देखिए बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, सारी पार्टियों में रहे हैं, आरजेडी में है ना अभी? नहीं, छोड़ दिया आरजेडी। आरजेडी भी उन्होंने छोड़ दिया। जी। तो वे देखिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसते दिख रहे हैं। एक गंदे काम के लिए उनके खिलाफ वारंट निकला है कि आप हाजिर हो जाइए, नहीं तो फिर कोर्ट का जो प्रोसेस हाँ। होता है वो प्रक्रिया के तहत से गुजरना जी। पड़ेगा। तो यह अब विशन पटेल देखिए, अब जिस तरह से वारंट कोर्ट का, न्यायालय का वारंट का तामील किया जाता है जी, बिल्कुल। ज्ञानेश्वर जी, अगर नहीं तामील करिएगा तो उसके लिए तो बिल्कुल। जो आपको सजा हो सकती है वो सजा होगी। जी। तो ऐसे में उस प्रक्रिया से उनको विशन पटेल को तो गुजरना संकट में पड़ेगा। फंसते दिखाई पड़ रहे हैं बिशन पटेल, लेकिन आज दिन भर सबसे अधिक नजर रहेगी रुपौली विधानसभा के उपचुनाव को लेकर, और आपको हम हर घंटे अपडेट करते रहेंगे क्या मिजाज बता रहा है। और शाम को हमारे रिपोर्टर्स बताएंगे, रवि उपाध्याय सर भी बताएंगे कि वहां का संकेत क्या है, रेस में कौन आगे निकलता दिखाई पड़ा, क्या त्रिकोणीय लड़ाई ही रही, आमने या फिर आमने सामने की लड़ाई हो गई, और यदि आमने सामने की लड़ाई हो गई तो तीसरे नंबर पर जाता कौन दिख रहा है, तेजस्वी यादव का जादू चला कि नीतीश कुमार का दांव चल गया, यह देखने की बात होगी। तो अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे फिर से सुबह की चाय में। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखकर तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।